हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आपका अप्पू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो, एकदम स्वस्थ हो। और जैसा आप जानते हो गाइस, हम लोग चैप्टर 5 आपका सिविक्स की किताब से बहुत पहले ही कर चुके हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन आंसर करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि आपको अगर आप कोई चैप्टर रिवाइज करते हो या रीड करते हो, उसको अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, सो यार वो चीज आपको दिमाग में बैठ गई है। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन मैं उससे पूछ लूंगी, आपको आता ही आता है। सो उसको पता करने के लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन आंसर की। यार कुछ मत करो, 5-6 मिनट निकाल लो, आराम से 5-10 मिनट निकाल लो और मेरे साथ ही क्वेश्चन आंसर एकदम बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर लो। ठीक है, सो एक तरीके से यार एक अश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ चलो ये चैप्टर का मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर भी कर दिया, आप कुछ भी पूछ लो मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, सो यार क्वेश्चन आंसर आर इम्पोर्टेंट, सो मेरे साथ जल्दी से शुरू कर दो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं यार। हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू affect women's right to equality? तो भाई इसका क्वेश्चन देखो, कभी कभी क्या होता है ना गाइस, हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होता है, हर चीज पढ़ी होती है, लेकिन हम कभी कभी क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि यार इसका आंसर कैसे देना है। सो आप इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वही आंसर दे दोगे। ठीक है, तो पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप अलग से कोई क्वेश्चन निकाल के कुछ भी मम्मी को नोटबुक दे दो, मम्मी को बोलो मम्मी कुछ भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी। तो अगर आप बता सकते हो देन यू आर रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू डोंट नीड टू वरी। ओके, सो यहाँ पे दे रखा है हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप। गाइस स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप मतलब एक व्यक्ति या एक चीज के लिए एक फिक्स जो सोच बना लेना। ठीक है, मतलब ऐसे बना लेना कि गोरे लोग तो कपटी होते हैं, फिक्स सोच बना ली है मैंने और मेरे परिवार वालों ने भी कि गोरे लोग कपटी होते हैं, पर ऐसा तो नहीं होता है ना। सो स्टेरियोटिपिकल सोच इसको कहते हैं, मतलब एक चीज को फिक्स दिमाग में छाप लेना कि ये लोग ऐसे ही होते होंगे। ठीक है, सो लोगों ने एक स्टेरियोटिपिकल सोच बना रखी है कि औरतें क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या नहीं कर सकती। औरतों को बांध रखा है कि वो सिर्फ यही काम कर सकती हैं, वो सिर्फ वही काम कर सकती हैं। एफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी, तो क्या ये वुमेन्स के राइट जो इक्वालिटी के हैं उनको इफेक्ट करता है? मतलब इक्वालिटी के राइट होने पर भी, मतलब राइट्स होने पर भी लोग उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब एक व्यक्ति, एक लड़का फ्रीडम के साथ चल सकता है तो एक लड़की भी चल सकती है ना। राइट तो सबके पास ही सेम है, इक्वालिटी का राइट भी दोनों के पास ही है ना। तो लोग लड़कियों को ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये क्यों कर सकती हो? तो आंसर क्या होगा? स्टीरियोटिपिकल स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू, वो ये सोचते हैं कि वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी बिकॉज दे आर टर्म्ड वीक एंड इनकेपेबल ऑफ डूइंग स्ट्रॉन्ग मैनली वर्क। लोगों की एक सोच, मैं सबके लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक स्टेरियोटिपिकल सोच बना लेते हैं कि औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें इनकेपेबल हैं, मतलब इनके बस की ही नहीं है कि वो भारी भरकम काम कर पाए, या फिर वो वीक हैं, कुछ इस तरीके की चीजें लोग सोचते हैं। It is because of this reason that women are called inferior to men. They are paid fewer salaries, wages than their men counterparts. तो उनको यही चीजें देखकर काफी कम सैलरी दी जाती है। कहीं कहीं पे उनको चांस देना चाहिए पर वो चांस छीन कर लड़कों को दे दिया जाता है। ऐसे बहुत बार होता है गाइस, मेरे साथ भी स्कूल में ऐसा हुआ था एक बार। मैंने सर को बोला था, मेरे पीटी सर थे, ही वॉज अ ग्रेट मैन, मेरे फेवरेट टीचर थे, लेकिन मैंने उन्हें बोला था यार कि फुटबॉल टीम सर आप बनाइए, लड़कियों की भी बनाइए, लड़कियां भी खेलेंगी। बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ रीजन वो नहीं बना पाए। कुछ दिन प्रैक्टिस हुई और उसके बाद लड़कियां आना ही बंद कर गई। मैं तो रोज आती थी सुबह, पर बाकी लड़कियां आती ही नहीं थी। अब उन लड़कियों की भी गलती नहीं, क्योंकि शायद उनके मम्मी पापा उन्हें रोकते होंगे, या फिर शायद सुबह आने से उनको प्रॉब्लम होती होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती होगी जिसकी वजह से वो रुक गई। ठीक है, सो होता है गाइस, बहुत जगहों पे, बहुत स्फेयर्स पे आप देखोगे कि औरतों के साथ अन्याय या इनइक्वालिटी जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, और इक्वालिटी का मतलब ही होता है कि सबके लिए सेम अधिकार, सबके लिए समान चीजें। ठीक है, सो
ये स्टीरियोटिपिकल सोच लोगों ने बना रखी है कि औरतें इनकेपेबल है काम करने की और वीक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, लिस्ट वन रीजन व्हाई लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इंपॉर्टेंट टू वुमेन लाइक राजसुंदरी देवी, रमाबाई पंडिता रमाबाई एंड रोकाया शेखावत। तो हमें कुछ एक रीजन देना है कि क्यों अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फाबेट की बनावट, उनका मतलब, हर चीज इंपॉर्टेंट होता है गाइज। आज के वक्त पे मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत सारे अल्फाबेट को जोड़ के बोल पा रही हूँ ना। सो अल्फाबेट क्यों काम आए इन सारी औरतों के, इन सारी फ्रीडम फाइटर्स तो नहीं, लेकिन इंस्पायरिंग वुमेन्स थी, हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। सो गाइज, इनके अल्फाबेट पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए था, या औरतों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था, जिससे वो अपनी स्टोरी राइट कर पाए, जिससे वो चिट्ठियां लिख पाए, अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिख पाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। इसलिए अल्फाबेट उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे आप जानते ही हैं, अमर जीवन राजसुंदरी देवी द्वारा लिखा गया था, और इससे क्या हुआ था गाइज, ये अल्फाबेट जानती थी, तभी तो ये एक राइटर बनी, तभी इन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी अमर जीवन यानी कि मेरा जीवन, अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर। सो या गाइज, अल्फाबेट शब्द हिंदी में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिससे आप अपनी चीजें व्यक्त कर पाए। ठीक है, सिर्फ वर्बली ही नहीं, लिख कर भी व्यक्त करना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर, मतलब वर्बली आप कितने ग्रुप को बता दोगे, कितने लोगों को बता दो, लेकिन अगर आप एक चिट्ठी लिख के सबको भेजोगे, उसकी कॉपियां भेजोगे, तो शायद पूरे ब्रह्मांड में वो चिट्ठी फैल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। सो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो गरीब लड़कियां होती हैं वो स्कूल से हट जाती है, ड्रॉप आउट ले लेती हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन ही नहीं पसंद। ठीक है, रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 62 एंड एक्सप्लेन व्हाई द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। ऑब्वियसली पैराग्राफ 62 पे जाके शायद आप अपने बुक में भी देख सकते हो, अदरवाइज हम यही पढ़ लेते हैं गाइज। दिस स्टेटमेंट कि लड़कियां ड्रॉप आउट इसलिए ले देती है एजुकेशन में क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल भी सच नहीं है गाइज। लड़कियों को बल्कि और पढ़ाई का मन करता है। मैं ये नहीं कह रही भाई कि मैं लड़की हूँ इसलिए लड़कियों का पक्ष ले रही हूँ, लड़कों को भी मन करता है, लेकिन लड़कों को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। घर भर में से लड़कों को पहले रखा जाता है, पहले के वक्त पे ऐसा ही होता था, और लड़कियों को थोड़ा घर भर के काम में बांध दिया जाता है। ये बात ब्रूटली ऑनेस्ट कह रही हूँ, बात भाई सच है। ठीक है, देयर आर नो फैसिलिटीज इन रूरल एरिया स्पेशली इन आदिवासी एरिया। सबसे पहला रीजन तो इस बात को तोड़ने का ये है कि कोई भी फैसिलिटी नहीं है, यानी कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को, अपनी लड़की को भेजने का सोचे भी, नेक ख्याल दिमाग में लाए भी, तो उसे पहले सोचना पड़ेगा कि बस, ट्रांसपोर्ट, वैन का खर्चा कैसे निकालूं, क्योंकि दूर दूर तक स्कूल नहीं होते। दूसरी बात तो यह है कि रूरल एरिया में, आदिवासी एरिया में स्कूल ही नहीं होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, नॉट इवन प्रॉपर स्कूल्स, प्रॉपर स्कूल भी नहीं होते हैं, तो आंगनवाड़ी होते हैं या तो ऐसे स्कूल होते हैं जो जमीन पे चटाई बिछा के पढ़ा रहा है कोई। ठीक है, प्रॉपर रेगुलर टीचर भी नहीं आते हैं। नो टीचर इन द स्कूल ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, नो स्कूल नियर देयर होम्स। बच्चा एक स्कूल नियर देख के बच्चों को भेजा जाता है। मतलब मेरा स्कूल तो देखा जाए यार एक कोने में था, दिल्ली के एक कोने में था, बट हाँ मेरे टीचर, मेरे जो घर है उसके पास में 2-3 टीचर रहते थे, तो वो रोज डेली बेसिस पे स्कूल आना जाना करते थे। तो मेरी मम्मी ने उन्हीं के साथ गाड़ी में भेजवाना स्टार्ट कर दिया था, वरना अदरवाइज शायद आधा 1 घंटा लग जाता मुझे स्कूल पहुंचने में। लेकिन वो स्कूल भी बहुत बढ़िया था, मैं नाम नहीं लूंगी, पता है शायद सबको, आई डोंट नो, बट सरोजिनी नगर में बेंगोली स्कूल नाम से आप नाम ले लोगे ना, वो पहुंचा देंगे आपको। विनय नगर बेंगोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं वहीं पढ़ी हूँ 6 साल, और बहुत मस्त स्कूल था यार। मेरे भाई बहन सब वहीं पे पढ़े हैं। हाँ आई नो वो पास नहीं था, लेकिन कैसे तैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह, क्योंकि मैं शहरी इलाके में रहती हूँ तो ट्रांसपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कमी है बहुत ज्यादा। नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इफ द स्कूल आर फार अवे। अगर स्कूल दूर भी है तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, बस वगैरह कुछ नहीं है। अगर स्कूल है तो टीचर अच्छे से रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा है, और अगर स्कूल भेजने का मन है तो स्कूल ही नहीं है। देख रहे हो आप कितनी ज्यादा फैसिलिटी की यहाँ पे किल्लत हो रखी है। तो एजुकेशन लड़कियों को लेने का मन नहीं है, ऐसा कोई सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं बननी चाहिए।
उन्हें मन है पर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। फैमिलीज इतनी गरीब है कि वो स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, और यू नो गवर्नमेंट की तरफ से राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, तो क्यों स्कूल्स फ्री में नहीं बनाए जा रहे हैं? ओके, बहुत सी चीजें हैं गाइस। और आदिवासी जगहों पे, गरीब जगहों पे तो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव भी होता है, जात पात कलर वलर को लेके बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित बच्चा था, उसके साथ उसके टीचर ने बहुत बुरा व्यवहार किया था, उससे झाड़ू पोछा लगवाता था, पूरे स्कूल की सफाई करवाता था। तो वैसे भी होता है गाइस कि आदिवासी पुअर जगहों पे बहुत ज्यादा नीची जात के बच्चों के साथ बहुत बुरा भेदभाव होता है, ठीक है, जो बहुत गलत बात है, दलितों के साथ सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, can you describe 2 method of struggle that the women's movement used to raise issue if you had to organize a struggle against stereotypes? So अगर आपको एक मूवमेंट जारी करना है, एक चीज के लिए, आपको अपने हक के लिए आपको आगे बढ़ना है लोगों को लेके, तो क्या ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करोगे? तो वो हम बताते हैं भैया आपको। अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू, व्हाट मेथड वुड यू एम्प्लॉय फ्रॉम द वंस दैट यू हैव रेड अबाउट, व्हाई वुड यू चूज दिस पर्टिकुलर मेथड। भैया हमें बताना है कि मेथड चूज भी क्यों करना है, भारी भरकम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, 2 मेथड हैं जिससे आप एक वुमेन का मूवमेंट जारी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, लोगों को साथ ले सकते हो जुट करके, और उसे बहुत ज्यादा दिग्गज बना सकते हो। सबसे पहला है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग यानी कि हर जगह छोटे छोटे पोस्टर लगाना, लोगों को जनहित में मतलब एक तरीके से जारी करना कि हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम ये हमारी भलाई है, हमें क्यों, जैसे एक इलेक्शन में खड़ा हुआ इंसान बोलता नहीं हमें वोट इसीलिए दें क्योंकि हमने ये करा, हमने अपने पास्ट ईयर्स में वो करा। तो ऐसे ही करके कैंपेनिंग में यही होता है गाइस कि हम मतलब जो भी औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ये पर्चे बांटना, लोगों को जनहित में जारी करना कि आप भी जुड़िए। तो पहला मेथड जो है वो है कैंपेनिंग, इससे आप लोगों को और जोड़ सकते हो अपने साथ, ठीक है। और डाउरी डेथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इनके ऊपर बात करो, नुक्कड़ नाटक करो, गाने गाओ, क्योंकि आप जानते हो इस भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ अभी भी हैं। तो सबसे बढ़िया चीजें जो एक एक के कान में पहुंचे वो गाने हैं, नुक्कड़ नाटक है, ड्रामा वगैरह। वैसे मेरे दो दोस्त है, वो नाटक वगैरह, नुक्कड़ नाटक ये सब बहुत करते हैं, थिएटर सीखते हैं, तो वो ये सब चीजें करते हैं। सोशल जो हमारे इश्यूज नहीं है, जैसे पानी की समस्या, डाउरी डेथ, सेक्सुअल हरासमेंट, इनके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। जैसे ये वाला गाना था, ये मूवी तो सबने देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है, जैसे आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, ऐसे करके बहुत अच्छा सा गाना है। ऐसे कुछ था ना, छू कर मुझे देखो दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो ये बहुत बढ़िया गाना था। ऐसे गानों से ही ना गाइस लोग बहुत इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं। सो पहला मेथड तो हमें मिल गया जो था कैंपेनिंग, ठीक है। लॉज वे फॉर्मुलेटेड इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। आप जानते हो बहुत सारे कानून भी लागू हुए हैं। 1997 का ये था लॉ निकला था, ठीक है, जारी करा गया था, जिसमें ये बताते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी लड़की के साथ, दरअसल लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ हो रहा है, तो उसे फांसी तो नहीं बट उसे बहुत बड़ी, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो 1997 का लॉ सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर था। और डाउरी लॉ भी बने थे, बहुत सारे एंटी डाउरी लॉ भी बने थे 1980s के अंदर। जो डाउरी लेगा उसको फाइन, डाउरी डिमांड करेगा उसको फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी, ये सब चीजें। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जनहित में जारी करना, लोगों को चेतावनी देना, एक तरीके से लोगों की सोच खोलना, ये सब चीजें कर करके आप एक मूवमेंट जारी कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस वेयर द मेथड यूज्ड, ये भी कर सकते हो गाइस। आप पब्लिक रैली कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन, लोग देखेंगे बरामदे से अरे ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो भी जुड़ने जाएंगे। अगर अच्छे चीज के लिए लड़ रहे हो तो क्यों नहीं, राइट। सो वी वुड यूज रेजिंग अवेयरनेस, this way we will able to people know about the discrimination and gather their support, raising awareness. So
दूसरा जो मेथड होगा वो है रेजिंग अवेयरनेस। रेजिंग अवेयरनेस यानी कि औरतों के साथ एक पार्ट में, हमारे भारत के एक कोने में ये सब चीजें चल रही हैं, शायद मीडिया उन सब चीजों को सामने नहीं लेकर आ रही है, तो आप रैलीज करिए, आप मार्चिंग करिए, आप दूर दूर तक लोगों को एकदम नारे वारे लगाइए, तभी तो लोगों को पता चलेगा इस चीज के बारे में और फिर लोग और जुड़ेंगे। It is creative and positive way of expressing the views and thoughts of people on the concerned issue and involving more people। तो इसी तरीके से आप अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो लोगों के अंदर। रैली मार्च करते हुए तो सारे लोग ही एक पटाखा भी फूटता है तो सब बरांडे में आके खड़े हो जाते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ। सो रैली वैली चलेगी तो क्यों नहीं लोग देखेंगे, है ना। दिस वे पीपल हु आर क्लूलेस अबाउट वुमेन्स प्रॉब्लम और आर अनअवेयर वुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व। इस तरीके से जिन लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा कि क्या दिक्कतें झेल रही हैं औरतें, उन्हें भी पता चलेगा और वो भी अपना योगदान जरूर देंगे। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत इजी थे। मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिया करो और आई बेट आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जाम, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करा है मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन को कैसे करके लेते हैं, कैसे करके कंडक्ट करते हो अपने इसमें सीख लिया है, ठीक है। सो गाइस कमिंग सून क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 भी बाकी है। चैप्टर नंबर 6 में जल्दी से मैं आपसे मिलती हूँ, वहां जल्दी से टपकती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू एंड हेल्प अदर्स, हेल्प मम्मी पापा। ओके, सो टेक केयर, बाय।